नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में पद भाग करने जा रहे हैं, जिसमें एक कविता मनमोहनी पढ़ेंगे। मनमोहनी जो है वह बहुत ही सुंदर है, जिसमें नारी की सुंदरता को वर्णन किया गया है और यह चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रतीकात्मक रूप से यह राधा को प्रदर्शित करता है। तो चलिए दोस्तों, यह कविता को हम लोग पढ़ते हैं। यह बहुत ही सुंदर व मोहक कविता है, जिसमें कवि जी नारी के बारे में ऐसी सुंदर चित्रण किए हैं कि लगता है वह देवी की मूर्त हम लोग के सामने है, ऐसा हम लोग को प्रतीत होगा। तो इस कविता को हम लोग देखते हैं। कविता है मनमोहनी, जिसको कृपाल नारायण तिवारी जी ने लिखा है। कृपाल नारायण तिवारी के द्वारा ऐसी सुंदरता से यह कविता पेश किया गया है, जो कि जीवंत लगता है, एकदम ज्वलंत लगता है। यह कविता लगता है कि यह अपने पास की घटना है। तो चलिए दोस्तों, और एक बात यहाँ पे देख लीजिए कि यह जो कविता है वह किस राग में लिखी हुई है। तो यह है लूझरी में है दोस्तों। लूझर बोल रहा है, लूझरी होता है, तो यह किस राग में है? लूझरी राग में है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग कविता एक बार रीड करते हैं, फिर उसका शब्दार्थ देखेंगे। उसके बाद हम लोग भावार्थ की बात करेंगे। भावार्थ होने के बाद हम लोग एक एक करके प्रश्न उत्तर करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग कविता रीड करते हैं। लौ के लहटी पर काला, दोनों हाथे गोई। लौ के लहटी पर काला, दोनों हाथे। खोपा में खोसल झीका, मांग में लौ के टीका। काने कुंडल झूमे बाला, दोनों हाथे गोई। लौ के लहटी पर काला, दोनों हाथे। खमिया चमके गले, काजर कटाच परे। पीठ में लोरत बेनी काला, दोनों हाथे। लौ के लहटी पर काला, दोनों हाथे। देखी के ऐसन रंगे, कृपाल कर अंगे तरंग। कृपाल कर अंगे तरंग गोविंद जी के लाला, दोनों हाथे गोई। लौ के लहटी पर काला, दोनों हाथे। तो दोस्तों, यह रहा कविता हम लोग रीड कर चुके हैं, जो 4 पद भाग में दिया हुआ है। अब हम लोग इसकी शब्दार्थ की बात करते हैं। शब्दार्थ देखते हैं दोस्तों। लहटी जो बार बार कविता में आया है, यहाँ पे देखिए लौ के लहटी है, तो यहाँ पे लहटी का जो अर्थ है वह क्या है? हाथ कर कलाई में पिंधे वाला गहना। मीन्स के हाथों की कलाई में पहनने वाला एक प्रकार का गहना है, जिसे लहठी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो लहठी जो दोस्तों लाह का जो चूड़ी होता है, उसी को ही लहठी कहा जाता है। लाह का जो चूड़ी बनता है तो उसे ही लहठी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। परकाला का अर्थ होता है आईना, अर्थात शीशा। और झीका जो होता है दोस्तों, वह होता है केस में खोसने वाला गहना, अर्थात बालों में लगाने वाले गहना जो है उसको झीका कहा जाता है। झीका का अर्थ हुआ बालों में लगाने वाला गहना। खमिया क्या होता है दोस्तों? खमिया बाह में पहनने वाला गहना। बाहों में जो लगाने वाला गहना होता है उसे खमिया कहा जाता है। बेनी क्या होता है? तो जो भी बाल होता है, बाल को जब गूंथ देते हैं तो वही बाल को क्या कहा जाता है? बेनी कहा जाता है। अर्थात चोटी को ही क्या कहा जाता है? बेनी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, चोटी या गथा हुआ बाल, इन दोनों को बेनी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग शब्दार्थ देख चुके हैं। अब हम लोग सीधा एक एक पद भाग पढ़ते हैं और उस पद भाग का हिंदी अनुवाद करते चलते हैं। पहला पद हम लोग देखते हैं। पहला पद है लौ के लहठी पर काला, दोनों हाथे गोई। लौ के लहठी पर काला, दोनों हाथे गोई। इस कविता में दोस्तों कवि जी ने सुंदर नारी की चित्रात्मक विशेषता को वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो सुंदर नारी है उसके दोनों हाथ गहनों, अर्थात एक प्रकार की चूड़ी जो कि लाह की बना हुआ है, उससे भरा हुआ है, जो शीशे की तरह चमक रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कवि जी जो है वो लौ के लाहटी पर काला, अर्थात
ये एक परकला जो आईना है, आईना की तरह उसकी लहठी जो है, उसका जो चूड़ी है जो लाह का बना हुआ है वह आईने की तरह चमक रही है। कहाँ? उसके दोनों हाथ में। किसके दोनों हाथ में? गोई अर्थात उस स्त्री के दोनों हाथ में। गोई यहाँ पे स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है। एक सुंदर नारी अर्थात प्रियतम कह सकते हैं, एक सुंदर नारी के रूप में उसके जो दोनों हाथ हैं उसमें वह जो लाह की चूड़ी पहनी हुई है वह शीशे की तरह चमक रही है दोनों हाथों में। तो यही कहा गया है। इसको अगर हम लोग वाक्यों के साथ देखेंगे तो कैसा देखेंगे? इस कविता में कवि सुंदर नारी की चित्रात्मक विशेषता को वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो सुंदर नारी है उसके दोनों हाथ गहनों अर्थात एक प्रकार की चूड़ी से भरा हुआ है जो शीशे की तरह चमक रही है। अगला पदभाग देखते हैं दोस्तों। खोपा में खोसल झींका, मांग में लौके टीका, काने कुंडल झूमे बाला, दोनों हाथे गोई, लौके लहटी पर काला, दोनों हाथे। यहाँ पे जो खोपा है अर्थात बाल को जो बिना गूंथे हुए अगर उसको खोस दिया जाता है तो उसे खोपा कहा जाता है। और उस खोपा में क्या खोसा हुआ है, क्या लगाया हुआ है? तो उसमें झीका लगाया हुआ है, बाल में लगाने वाला एक गहना। और मांग में क्या लगा हुआ है? मांग में टीका लगा हुआ है उस स्त्री का। और कान में क्या पहनी हुई है? कान में कुंडल पहनी हुई है। और जो झूम रही है बाला की तरह। क्या झूम रही है? वह जो कुंडल पहनी हुई है बड़ा बड़ा, जिस तरह से सानिया मिर्जा का जो कान का झुमका होता है वो बड़ा होता है, कान का जो कुंडल होता है वो बड़ा होता है, बाले की तरह होता है, तो वह झूमते रहता है। ठीक वैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप लोग सानिया मिर्जा को देख के इससे कंपेयर कर सकते हैं। और इसका जो दोनों हाथ में जो लहठी पहनी हुई है वह लहठी जो है, वह जो चूड़ी है, जो लाह की चूड़ी है, वह आईने की तरह क्या कर रही है? चमक रही है। अब हम लोग इसको हिंदी वाक्यों के साथ देखते हैं। बालो अर्थात खोपा में झीका, मांग में टीका, कान में कुंडल जो कि बाले की तरह, और दोनों हाथों में लहठी जिसके चलते वह सुंदर स्त्री जो है वह आईने की तरह चमक रही है अर्थात आईने की तरह खूबसूरत लग रही है। अगला पदभाग देखते हैं दोस्तों। खंबिया चमके गले, काजर कटाच परे, पीठ में लोरत बेनी काला, दोनों हाथे, लौके लहठी पर काला, दोनों हाथे। यहाँ पे जो खंबिया है दोस्तों, खंबिया बाह में पहनने वाला एक प्रकार का गहना है। और यह जो खंबिया है उसको वह पहनती है और आँख में काजल लगाती है। और वह जब चूड़ी अपना चोटी को गूंथ लेती है तो वह चोटी उसके पीठ में झूलते रहती है जो कि एकदम खूबसूरत लगती है। और हाथों में, दोनों हाथों में लाह की चूड़ी पहनी हुई होती है। इस देवी की मूरत को देखने से एकदम खूबसूरत प्रतीत होती है, बिल्कुल आईने की तरह। चलिए दोस्तों अब हम लोग हिंदी वाक्य में देखते हैं। बाह में लगी खंबिया अर्थात गहना, गले में माला, यहाँ पे गले में बोला गया है तो गले में माला भी पहन रही है, आंखों में काजल भी लगाई है, पीठ में डोलती हुई चोटी तथा हाथों के श्रृंगार से मानो वह मूरत की देवी लग रही है। मूरत की देवी अर्थात खूबसूरत प्रतीत हो रही है। अगला पदभाग देखते हैं दोस्तों, चौथा पदभाग, और यह मनमोहनी कविता का यह लास्ट पद है। देखी के ऐसन रंगे, कृपाल कर अंगे, तरंग गोविंद जी के लाला, दोनों हाथे गोई, लौके लहठी पर काला, दोनों हाथे गोई। तो यहाँ पे दोस्तों जो कवि जी हैं वह ऐसी सुंदर स्त्री को देखते हैं, उसके रंग को देखते हैं, उसकी साज श्रृंगार को देखते हैं, तो उसमें उसके अंग अंग में क्या होता है? तरंग दौड़ने लगता है। गोविंद जी के लाला, जिस तरह से कन्हैया तैयार होते हैं, कन्हैया को जिस तरह से कन्हैया भी है, श्री कृष्ण जी है, वह भी कुछ इसी तरह के तैयार रहते थे, इसी तरह के साजो श्रृंगार में लदे हुए होते हैं। और जो यहाँ पे स्त्री के बारे में, लेकिन इस स्त्री का कंपेयर जो किया गया है वह गोविंद जी की लाला अर्थात श्री कृष्ण से किया गया है, लेकिन श्री कृष्ण से तुलना किया गया है, लेकिन यह किसकी तुलना की गई है?
और यह जो प्रतीकात्मक रूप से जो इस स्त्री का वर्णन किया गया है वह प्रतीकात्मक रूप से राधा का वर्णन है। और राधा जी की खूबसूरती के बारे में किससे तुलना की गई है? श्री कृष्ण से। गोविंद जी का लाला अर्थात श्री कृष्ण दुयो हाथे गोय, और उसके दोनों हाथ में क्या है? लौके लाठी पर काला, जो वहाँ पे चूड़ी पहनी हुई है लाह की, वह क्या हो रही है? लवक रही है अर्थात चमक रही है। किसमें? दोनों हाथों में। अब इसको हम लोग देखते हैं वाक्य के साथ। स्त्री के ऐसे रूप को देख के कवि कहते हैं कि उसके अंग अंग में तरंग दौड़ जाती है जब वह दोनों हाथों को लहराती है गहनों, और तो उनके गहनों की चमक से आईने की तरह, उनके गहनों की चमक आईने की तरह प्रतीत होती है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग पूरी तरह से इस कविता का हिंदी अनुवाद देख चुके हैं। अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, मनमोहनी कविता कौन राग में लिखल गेलक है? जो मनमोहनी कविता है वह किस राग में है आपको बताना है। किस राग में है? कौन सा कविता? मनमोहनी कविता आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जनी झूमर, दूसरा है फगुआ, तीसरा है लुझरी और चौथा है उदासी। तो दोस्तों, यह जो मनमोहनी कविता है वह लुझरी राग में लिखी गई है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? कृपाल नारायण तिवारी के द्वारा लुझरी राग में लिखी गई एक बेहतरीन कविता है, जिसमें नारी की सुंदरता का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनमोहनी कविता केकर रचना है के? मनमोहनी कविता जो है वह किसकी रचना है? पहला है जय गोविंद मिश्रा, दूसरा है कृपाल नारायण तिवारी, तीसरा है अर्जुन भगत और चौथा है शकुंतला मिश्रा। तो दोस्तों, यह जो मनमोहनी कविता है वह कृपाल नारायण तिवारी जी के द्वारा लिखी गई है लुझरी राग में। तो आप लोग याद रख कर लीजिए, आप लोगों को हर हाल में कवि याद रखना है दोस्तों। कवि एकदम रट जाइए और कोई चारा नहीं है, नहीं तो बाद में पछतावा होगा कि हम सर बार बार बोल रहे थे फिर भी हम क्यों नहीं रटे। इसलिए अभी वक्त है, आप लोग एग्जाम से पहले कवि रट जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं, मनमोहनी कविता में कै गो पद देवला है? जो मनमोहनी कविता है उसमें कितना पद है आपको पदों की संख्या बतानी है। पहला ऑप्शन है 3 गो, दूसरा ऑप्शन है 4 गो, तीसरा ऑप्शन है 5 गो और चौथा ऑप्शन है 6 गो। तो दोस्तों, जो मनमोहनी कविता है उसमें टोटल 4 पद दिया हुआ है। तो पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या 4 है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, परकाला माने का होवेला? परकाला का अर्थ बताना है दोस्तों, क्योंकि शब्दार्थ में दिया हुआ है और शब्दार्थ से भी प्रश्न रह सकता है, तो इसलिए आपको बताना है। परकाला का अर्थ बताइए। पहला ऑप्शन है गहना, दूसरा टीका, तीसरा चोटी और चौथा आईना। तो दोस्तों, परकाला का जो अर्थ होता है वह आईना होता है, आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खोपा में का खोसल गेलक रहे? खोपा में क्या लगाया हुआ गया था? क्या लगाया गया था आपको बताना है। किसमें? खोपा में। खोसल का अर्थ दोस्तों लगाना। तो जो बाल है, बाल को जो जूड़ा बना लेती है, तो उस जूड़ा में क्या लगाया हुआ था आपको बताना है। पहला ककई, ककई अर्थात कंघी का एक छोटा रूप होता है, कक्खा जो बोला जाता है वही है। दूसरा ऑप्शन है झीका, तीसरा है लहटी, लहटी और चौथा है डंडा। तो डंडा तो नहीं लगाया गया था दोस्तों, और लहठी जो है वह हाथों में पहनने वाला है, और ककई जो है वह दूसरी कविता में है, उसको बालों में ककई को लगाया गया था, इस कविता में नहीं लगाया गया था। तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है दोस्तों, झीका। तो बाल में क्या लगाया गया था खोपा में? तो खोपा में झीका खोसा गया था, अर्थात झीका लगाया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदर नारी कर गत्तर में का लोरत रहे? अर्थात क्या हिलते डोलते रह रहा था? क्या हिल रहा था आपको बताना है। यहाँ लोरत का अर्थ हुआ दोस्तों हिलना डुलना। पहला ऑप्शन है बेनी, दूसरा ऑप्शन है घूघा अर्थात चुनरी, तीसरा ऑप्शन है खोपा अर्थात बालों का जूड़ा और चौथा ऑप्शन है झीका अर्थात
खोपा में लगाने वाला एक गहना। तो दोस्तों जो उसके पीठ में, गत्तर का अर्थ हुआ दोस्तों पीठ, उसके जो पीठ है सुंदर नारी का, उसमें बेनी क्या हो रहा था, झूल रहा था, अर्थात उनकी बालों की जो चोटी थी, जो गूंथी हुई थी, वह झूल रही थी उनकी पीठों तक, जो कि बिल्कुल ही काली थी और लंबे लंबे थी। अगला प्रश्न देखते हैं, खंभिया कहाँ पिंधल जाएला। खंभिया जो है वह कहाँ पहना जाता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बाहीं में अर्थात बाह में, दूसरा ऑप्शन है गोड़ में अर्थात पैर में, तीसरा ऑप्शन है मूड़ में अर्थात सिर में, और चौथा ऑप्शन है ऊर में अर्थात छाती में। तो बताइए दोस्तों कहाँ पहना जाता है। जो खंभिया जो है वह बाह में पहनने वाला एक गहना है। कहाँ पहनने वाला दोस्तों, बाह में पहनने वाला, एकदम आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंडल कहाँ पिंधल जाएला। जो कुंडल है वह कहाँ पहना जाता है। दोस्तों कुंडल का हम किससे कंपेयर किए थे, सानिया मिर्जा से, और सानिया मिर्जा को उसके कुंडल के वजह से याद किया जाता है, उसका नाम लिया जाता है। तो वह कुंडल उसका कानों में पहना जाता है। तो आप यहाँ से लिंक लगा के इसे याद कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कान में। अगला प्रश्न देखते हैं, मांग में का लौकत रहे। मांग में क्या चमक रही थी, आपको बताना है। मांग में चमकने वाले गहना का नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है खोपा, दूसरा ऑप्शन है टीका, तीसरा ऑप्शन है कुंडल, और चौथा ऑप्शन है खंभिया। तो दोस्तों मांग में क्या लगाई हुई थी, मांग में टीका लगाई हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बेनी माने का होवेला। अगला प्रश्न, बेनी में का अर्थ आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गांथल केस अर्थात गूथा हुआ बाल, दूसरा है बिखरल केस अर्थात बिखरा हुआ बाल, तीसरा है खोपा बनाल केस अर्थात जूड़ा बनाया हुआ केस, और चौथा है रंगल केस अर्थात रंगा हुआ बाल। तो दोस्तों जो बेनी है, बेनी का अर्थ होता है गूथा हुआ बाल, गूथा हुआ केस, केस का अर्थ होता है दोस्तों बाल। तो यहाँ पे बाल कैसा बाल, गूंथा हुआ जो बाल है, जो चोटी बनाया हुआ बाल है, उसी को ही बेनी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि कर अंग अंग में काले तरंग दौड़े लागे ल। कवि जो है उनके अंग अंग में तरंग क्यों दौड़ने लगती है, आपको बताना है कि तरंग क्यों दौड़ती है उसके अंग अंग में। पहला ऑप्शन है नारी के सुंदर देख के, सुंदर नारी के देख के, मतलब कि सुंदर नारी को देखने के पश्चात। तीसरा ऑप्शन है बिजली लागत रहे, बिजली लागल से अर्थात बिजली का करंट लगने से। तीसरा ऑप्शन है सपना देख के अर्थात सपना देखने के पश्चात, और चौथा ऑप्शन है भगवान कर याद से, भगवान की याद करने के पश्चात। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कवि जी हैं, वह कवि के अंग अंग में तरंग क्यों दौड़ती थी, जब वह सुंदर नारी को देखते थे तभी उनके अंग अंग में क्या होती थी, तरंग दौड़ जाती थी। उसकी सुंदरता को देख के वह बिल्कुल ही मोहित हो जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मनमोहिनी कविता कौन किताब में देवला है। मनमोहिनी जो कविता है वह किस किताब में दिया हुआ है, आपको बताना है। तो दोस्तों हम लोग बार बार इस प्रश्न को देख रहे हैं, तो यह बनकेवरा भाग 1 में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, लव के लहटी पर काला दोनों हाथे गोय, लव के लहटी पर काला दोनों हाथे गोय। ऊपरे देवल पद भाग कौन कविता कर हेकैं। यह जो ऊपर पद भाग अभी हम लोग पढ़े वह किस कविता का है, आपको बताना है। तो दोस्तों हम लोग मनमोहिनी कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, तो यह स्वाभाविक है मनमोहिनी कविता का ही होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, काजर कहाँ लगाल जाएला। जो काजर है, काजर का अर्थ हुआ दोस्तों काजल, और काजल कहाँ लगाया जाता है, सभी को पता होगा काजल कहाँ लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों आंखों में लगाया जाता है, तो ये आंख होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों, कविता में नारी कर कैसन वर्णन मिलेला। जो यह कविता है उसमें नारी का किस तरह का वर्णन किया गया है, आपको बताना है।
पहला ऑप्शन है चित्रात्मक, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक और तीसरा ऑप्शन है प्रतीकात्मक और चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ज़रूर आप लोग कमेंट में बताएं, अगर गलत होगा तो मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन मैं जब कविता पढ़ा रहा था हिंदी अनुवाद तो उस वक्त मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ, तो इसलिए आप लोग बताइए कमेंट करके, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ईसन सुंदर नारी कर वर्णन प्रतीकात्मक रूप से केकर ले होले है। जो इस तरह के सुंदर नारी का वर्णन इस कविता में किया गया है वह किसके लिए किया गया है, किसको सामने रख के किया गया है, उसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सीता माँ के लिए, दूसरा ऑप्शन है राधा के लिए और तीसरा ऑप्शन है कवित्री के लिए और चौथा ऑप्शन है सरस्वती माँ के लिए। तो दोस्तों इसमें जो प्रतीकात्मक रूप है वह राधा के लिए है। राधा को प्रतीकात्मक रूप से सामने रख के उसके लिए यह वर्णन किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, लेकिन ऊपर वाला प्रश्न आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आप लोग एक चीज़ नहीं कर रहे हैं, मेरा इतना कहने के बावजूद भी आप लोग मेरा एक भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं और ना ही लाइक कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे तरीके से कंटेंट ला सकूं, जिससे कि एग्ज़ाम में आप लोगों को क्या हो प्रॉफिट मिले। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। एक बात और दोस्तों, अगर आप लोगों को हिंदी अनुवाद और कोई प्रश्न उत्तर का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और कुछ नहीं, बस मुझे आप लोगों से इतना ही उम्मीद है कि आप लोग बस इसे शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, जय झारखंड, जोहार।